नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश सरकार मंगलवार को अपना बजट पेश करने जा रही है, लेकिन इस बजट में आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद कम है। वैसे सरकार भले ही नया टैक्स नहीं लगाने पर विचार कर रही हो, लेकिन पेट्रोल और डीजल पर वेट भी घटने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। हालांकि इस दौरान कर्मचारियों, किसानों और महिलाओं के अलावा कई अन्य क्षेत्रों पर फोकस रहने की उम्मीद है। वहीं विधानसभा में जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है सोमवार को, उसमें प्रदेश की आर्थिक हालात ठीक नहीं बताई गई है। आज हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मंगलवार को विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए सरकार शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर घोषणाएं कर सकती है। सरकार भले ही आशावान हो, लेकिन विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश की आर्थिक हालत को बयां कर रहा है। राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश की जीडीपी वर्ष 2020-21 में पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में 3.37% घट गई है। सरकार को अनुमान है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रदेश की जीडीपी 5,60,845 करोड़ रुपए रहेगी। इसी तरह प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 62,236 से घटकर 58,425 रुपए हुई है। पिछले साल की तुलना में 6.12% की कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक विकास दर में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 3.90% की कमी अनुमानित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के रजिस्ट्रेशन में वर्ष 2019-20 में 3.35% की कमी आई। 2018-19 में प्रदेश में ऐसे रजिस्टर्ड उद्योगों की संख्या 2.98 लाख थी, जो वर्ष 2019-20 में घटकर 2.88 लाख हो गई। खनिज से सरकार की आय में 27.4% कमी आई है। सरकार को 2019-20 में खनिज से 1798.30 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि गत वित्तीय वर्ष में उत्पादन मूल्य 2,476.58 करोड़ था। बिजली से मिलने वाले राजस्व में 14.86% की वृद्धि हुई, तो 2020 की स्थिति में बेरोजगारों की संख्या 24.72 लाख हो गई। मध्य प्रदेश में अंडे और मांस उत्पादन के आंकड़े भी सरकार ने जारी किए हैं, जिसके मुताबिक वर्ष 2019-20 में प्रदेश में 237 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ, जिससे पिछले साल की तुलना में 23 करोड़ से अधिक है। इसी तरह मांस का उत्पादन 2019-20 में 9.34% की वृद्धि हुई। हालांकि इस अवधि में दूध का उत्पादन भी 2,801 मीट्रिक टन बढ़ा। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट होने पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सहायता देने के लिए 2020-21 में 799 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 620 करोड़ 83 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं। 179 करोड़ 17 लाख रुपए बांटे नहीं जा सके। अब ऐसे में शिवराज सरकार अपने चौथे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे। करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए का अनुमानित बजट है। सरकार शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर घोषणाएं कर सकती है। 102 संपार फाटकों पर आरओबी बनाने के संकेत भी मिल रहे हैं। निर्माण कार्यों में एक रूपता लाने के लिए कई घोषणाएं हो सकती हैं। रिसर्च, डिजाइन एंड डेवलपमेंट विंग के गठन की भी घोषणा हो सकती है। लोक निर्माण विभाग के लिए करीब 5,000 करोड़ का बजट पेश हो सकता है। बजट में सरकार का फोकस किसानों पर है। किसानों के लिए बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। चंबल और नर्मदा एक्सप्रेस वे के लिए भी वित्तीय प्रावधान होंगे। योजनाएं मिशन मोड में चलेंगी। पहली बार विभागों को पैकेज बनाकर बजट दिया जाएगा। अंशदायी पेंशन योजना में राज्य का अंश 10 से बढ़ाकर 14% हो सकता है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नए स्वरूप में आएगी। भामाशाह योजना फिर से लागू होगी। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि राज्य का बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए कृषि, रोजगार, कर्मचारी, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर फोकस किया गया है। कुल मिलाकर 3 बड़े सेक्टर्स में जनता को जिस राहत की उम्मीद है, वो पूरी होती नजर नहीं आ रही। इसमें पेट्रोल, डीजल और गैस पर वैट की राशि और रजिस्ट्री शुल्क शामिल हैं।
लेकिन शिवराज सरकार के बजट पेश होने से पहले बीजेपी कांग्रेस की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आप ये भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने बिना जनता को कष्ट हुए, जनता की न सिर्फ सुख सुविधाओं का ध्यान रखा बल्कि गरीब वर्ग को विशेष तौर पर सरकार ने राहत दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है आत्मनिर्भर भारत, और अब हमारा मध्य प्रदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में बढ़ने वाला है, बढ़ चला है। और जो कल बजट आ रहा है उसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि कैसे हम मध्य प्रदेश को विकास में और आगे तक ले जा सकते हैं। मुझे विश्वास है सरकार कल के बजट में किसानों, गरीबों, समाज के हर उस वर्ग के कल्याण के लिए काम करेगी जो पिछले 15 वर्षों में शिवराज जी की सरकार ने किया है। कई सारी योजनाएं जो कांग्रेस की सरकार ने बजट के अभाव बताकर या अच्छी योजनाएं नहीं है ऐसा कह के बंद कर दी थी, उन सबको इस शिवराज जी की सरकार में फिर से चालू करने के लिए संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्त किया, और मुझे लगता है कल के बजट में ये सब चीज़ें आएंगी। बजट से तो कोई उम्मीद है नहीं कि उन्होंने पहले ही लोगों का बजट खराब कर दिया है। 100 रुपये पेट्रोल डीजल और रसोई गैस 800 रुपये हो गई। हर चीज़, तेल, आटा, इनकी सब महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। ये डीजल पेट्रोल बेच के और शराब बेच के ही सरकार को चला रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज जी। 14 लाख से ज़्यादा लोगों का रोजगार चला गया, 30 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन है। ये इनको रोजगार कैसे देंगे ये बताया जाए इस बजट के अंदर। इस बजट में हमारी मांग है कि वेट टैक्स जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है वो कम किया जाए। किसानों की जो ऋण माफ़ी रोकी है 27 लाख के बाद, वो किसानों को ऋण पूरा माफ़ किया जाना चाहिए। भोपाल और मध्य प्रदेश में लोगों को, गरीबों को आवास मिले, उसका कोई इस बजट के अंदर आना चाहिए। केंद्र सरकार के बजट के बाद अब लोगों को प्रदेश सरकार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। बजट पेश होते ही ये पता चल जाएगा कि चौथी पारी खेल रहे शिवराज सरकार का ये पहला बजट आम लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी बार आज हम चर्चा करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर, ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे के साथ। इसके साथ ही राघव जी जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राघव जी का भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले राघव जी आपके ही पास, क्योंकि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति, नब्ज को आप पहचानते हैं, तो अभी की स्थिति में जो बजट आने वाला है और जो कुछ आर्थिक सर्वेक्षण स्थिति बता रहा है मध्य प्रदेश की, तो आपको लग रहा है कि आम आदमी को कोई राहत मिल सकती है, और अगर मिल सकती है तो सरकार को इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, जब से जीएसटी लागू हुआ और वैट हटा है जी, तब से प्रदेश के बजट का आकर्षण बहुत कम हो गया है। फिर भी जो सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उनका वितरण करना ये बजट का काम तो है ही। अभी भी ये बजट चुनौती वाला बजट रहेगा, इसलिए कि पिछली बार के 1 साल के कोरोना ने के अतिरिक्त जीएसटी लागू होने से और कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार दोनों की लोक लुभावन और सस्ती लोकप्रियता के नारों की वजह से स्थिति प्रदेश की गड़बड़ा गई है। कर्ज बढ़ गया है जी, भर्तियां नौकरियों में नहीं हो रही हैं, और सबसे बड़ी अभी ज्वलंत बात सामने आ रही है वो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने की है। 1 महीने में 5-5 रुपया लीटर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। और मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में पहला ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल डीजल पे लिया जा रहा है। तो सर इसका उपाय क्या है? इतना ही नहीं, रजिस्ट्री में भी 11-12% पर रजिस्ट्री हो रही है। तो इसके उपाय खोजना पड़ेंगे, खोजना चाहिए। उसमें एक तो ये है कि मितव्ययता का उपयोग करें, फिजूल खर्ची बंद करें, सस्ती लोकप्रियता से बचें और ज्वलंत समस्याओं का निराकरण करने की ओर ठोस कदम उठाए। अब चूंकि आशा इसलिए भी बन रही है कि लॉकडाउन से प्रदेश बाहर आ चुका है और अब अर्थव्यवस्था के सुधरने के पूरे अवसर हैं इस वक्त। ये अगला वर्ष जो है अर्थव्यवस्था के सुधरने वाला वर्ष होगा, इसलिए आय के साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन उनका सदुपयोग बहुत सोच समझ के होना चाहिए। कर्ज जो है बहुत विचार के लेना चाहिए, और अगर वित्तीय अनुशासन ठीक रहा तो हम इन स्थितियों से उबर सकते हैं। खाली पदों की भर्तियां भी करना चाहिए जिससे कि शिक्षित बेरोजगारों को भी रोजगार मिल सकता है, क्योंकि उसका बोझ बहुत अधिक इस वर्ष नहीं आएगा, आगे के आने वाले वर्षों में आएगा।
तो ये इस कदम से भी शिक्षित बेरोजगारों को लाभ मिलेगा। इन सब बातों का ध्यान इस बजट में रखा जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो सर अगर आप वित्त मंत्री होते तो आम आदमी को कैसे राहत देते, खासतौर से अगर वेट की और रजिस्ट्री का जो आपने जिक्र किया है उस पर? मैं सबसे पहले तो डीजल, पेट्रोल और कुकिंग गैस के रेट कम करता जी, और रजिस्ट्री के भी मैंने भी पहले भी घटाए थे, और मैंने अपने उस समय भी डीजल, पेट्रोल और कुकिंग गैस तीनों के रेट कम किए थे। बहुत उस वक्त भी बहुत टाइट स्थिति होने के बावजूद मैंने किए थे। अब भी किया जा सकता है, अब तो अर्थव्यवस्था सुधरने की चांस आ गए है, इसलिए ये कदम तो सबसे पहले उठाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे जनता को आंदोलित कर रही है बात जी। और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने का 2-3 वर्षों से खाली पदों की भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, और चयनित होकर भी लोग बैठे हुए हैं लेकिन उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहे हैं। ये भी तुरंत जारी होना चाहिए, ये बातें को प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए। लेकिन सर आपको नहीं लग रहा कि एक और है जो टैक्सेशन की बात करते थे, शराब पर बहुत ज्यादा टैक्स है, महंगी शराब है, जिसके कारण जहरीली शराब बिक रही है, और दूसरा जो माइनिंग में जितने मध्य प्रदेश में रिसोर्सेज हैं उसका सही से दोहन नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो जितना हो रहा है उसके मुकाबले सरकार को रेवेन्यू बहुत कम मिल पा रहा है। देखिए, माइनिंग की नीति बहुत गलत है जी। सब जगह से जो रेत निकल रही है उस रेत में वहां तो वो उनको वैध खदानें नहीं है, लेकिन अवैध रूप से निकाला जा रहा है, और जो वैध है वहां रेत नहीं है। और कमलनाथ की सरकार के समय में वो नीलाम हो गई और वो ले ली गई, तो अब नतीजा ये हो रहा है कि 2 नंबर की रेत निकल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, मनमानी हो रही है ये, और रेत बहुत महंगी हो गई, इसका बड़ा नुकसान हो रहा है, निर्माण कामों में भी बहुत दिक्कत आ रही है। तो इसको ठीक किया जा सकता है, छोटी बड़ी सभी खदानों को जिला स्तर पर नीलाम किया जाना चाहिए, ताकि जो नीलाम करता हो, नीलाम लेने वाला होगा वो चिंता करेगा उसकी सुरक्षा की। तो ये सुधारा जा सकता है, तो इतनी बड़ी कठिन बात नहीं है, लेकिन किया जा सकता है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया राघव जी आपका हमें समय देने के लिए। प्रकाश जी, राघव जी को सुना आपने, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, कुछ छोटे छोटे सेक्टर या बड़े पेट्रोलियम के वेट की बात की उन्होंने कि वेट को कम किया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकारों के पास कोई उपाय भी नहीं अगर मध्य प्रदेश में देखें, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी बड़ी मध्य प्रदेश में नहीं। हम लगातार कहते रहे कि बार बार हमने देखा कि इंदौर में कई सारे सम्मेलन किए गए और ये कहा गया कि इतने 1000 करोड़ का निवेश आएगा, इतनी इंडस्ट्री लगेगी, कुछ लगी भी और कुछ पाइपलाइन में। दूसरा बड़ा सेक्टर है SEME, तो उसमें भी अभी हम देख रहे हैं कि जो आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है कि उसमें रजिस्ट्रेशन की संख्या कम हुई है। निश्चित तौर पे कोरोना का एक बड़ा कारण हो सकता था, लेकिन अब चूंकि मध्य प्रदेश में अब नगरीय निकाय के चुनाव में भी हैं, और हमने देखा कि भी पश्चिम बंगाल में सरकारों ने कुछ राहत दी है पेट्रोल डीजल के दाम में, केरल में राहत मिली है, आसाम में राहत मिली है। मध्य प्रदेश में आपको लग रहा है कि ऐसी कुछ राहत इस बजट में सरकार की ओर से मिल सकती है? देखिए मनोज, जिन राज्यों में राहत दी गई है वो 1-1 रुपया कम कर दिया गया है या 2 रुपये कम कर दिया गया है, और अगर इसी तरह की राहत शिवराज सरकार चौहान दे देगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मुझे लगता है कि जगदीश देवड़ा का ये पहला बजट है वित्त मंत्री के तौर पर, और अभी हमने जो 10 साल तक मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री रहे थे राघव जी, बिल्कुल उनकी महत्वपूर्ण बातें सुनी हैं। तो अब जगदीश देवड़ा जब कल बजट पेश करेंगे तो उन्होंने राघव जी से या अपने पूर्व जयंत मलैया से क्या सीखा होगा, क्या सबक लिया होगा, क्योंकि वो भी मंत्रिमंडल में मंत्री रहे इस दौरान। बिल्कुल वित्त मंत्री का तौर पे वो पहली बार सामने आएंगे, लेकिन मंत्री रहे हैं। दूसरी बात ये है कि सरकार के पास ऑप्शन यही है केवल के पेट्रोलियम पदार्थ और शराब और रजिस्ट्री और खदानें, ये 3-4 चीज़ें सरकार के रिसोर्स में रह गई है। GST के बाद बाकी लगभग सभी चीज़ें GST के दायरे में। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि रजिस्ट्री के दाम यदि सरकार ने कम किए थे, अभी बीच में जब कोरोना काल चल रहा था, और दिसंबर में तो काफ़ी रजिस्ट्रियाँ हुई थी और सरकार को उससे अच्छी आय हुई, कोरोना के बावजूद उनकी उम्मीद से ज़्यादा आय हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो 2% की छूट खत्म कर दी। बिल्कुल। लेकिन अगर रजिस्ट्री पे वो छूट देते हैं तो उससे रियल एस्टेट को भी फ़ायदा होगा। इस सेक्टर के अंदर भी काफ़ी पैसा लगा हुआ है और निश्चित तौर पे मकानों की कीमत सस्ती होगी रजिस्ट्री के अगर 1-2% भी सरकार कम करती है। बिल्कुल। अभी पिछली बार उन्होंने 1.5% कम किया था, लेकिन यदि वो कम करते हैं तो सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और लोगों को राहत भी होगी जी। दूसरी बात, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की, तो पेट्रोल और डीजल में कमलनाथ सरकार ने 5-5 रुपये बढ़ाए थे। अभी आज शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने भाषण में कमलनाथ जी को याद दिलाया था। बिल्कुल। तो इतना तो कम से कम शिवराज जी कर ही सकते हैं कि जो कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया था उसे कम कर दे।
तो गोवा का एक उदाहरण भी है। हाँ, उन्होंने अगर तो फिक्स ही कर दिए थे। 5-5 रुपए अगर आपने कम कर दिया तो उससे सरकार को कोई बहुत नुकसान नहीं होगा, निश्चित तौर पे वहाँ भी रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसको एज इट इज रखते हैं तो भी हम देख रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा आंदोलन नहीं हो रहा है। लोगों ने उसको मतलब किस तरह से एक्सेप्ट कर रखा है कि आज कई जगह मध्य प्रदेश के अंदर 100 रुपये पे भी पेट्रोल मिल रहा है। मुझे लगता है कि सरकार के पास ऑप्शन बहुत सीमित है। बिल्कुल। तो जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो इसके ऊपर भी कोई राहत देने के मूड में नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम इन चीज़ों की खपत जो है वो मिडिल क्लास में ज़्यादा है, मिडिल क्लास या फिर हायर क्लास। और लोअर क्लास के लिए सरकार ने बहुत सारे उपाय कर रखे हैं राहत देने के लिए। तो मुझे लगता नहीं है कि मिडिल क्लास को, चूँकि केंद्र सरकार ने भी कोई राहत नहीं दी, तो इसे ऐसे ही आसार मुझे लगता है राज्य सरकार से भी है कि राज्य सरकार भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा वो करने नहीं जा रही है कि कोई वो हो जाए, क्योंकि उस सरकार के सामने निश्चित तौर पे चुनौतियां तो बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, जो लोक लुभावन योजनाएं और जो सस्ती लोकप्रियता की बात राघव जी ने कही है, बिल्कुल, मुझे लगता है उससे यदि शिवराज सरकार अपने आने वाले समय में मुक्त रहेगी तो उसका फायदा भी मध्य प्रदेश को मिलेगा। एक और चीज़ उन्होंने कही मितव्ययता की, लेकिन ऐसे दौर में हमने देखा कि भी विधानसभा में ही कि मंत्रियों के बंगले में 70-70 लाख के रिनोवेशन का काम हो रहा है, जबकि 70 लाख में हम देखते हैं कि बढ़िया बंगला नया बन जाता है। तो ऐसे मितव्ययता भी जरूरी है, क्योंकि आप अगर जनता से टैक्स ले रहे हैं और खुद के बंगले सजा रहे हैं, तो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जरूरी था कि जनता को राहत पहुंचाना। आपके आशियानों से बेहतर हो सकता है कि जनता के आशियानों के लिए हमने देखा कमलनाथ सरकार ने पैसे ही नहीं दिया था। अगर सरकार वास्तव में मितव्ययता की बात करती, क्योंकि जनता का जो भी पैसा टैक्स के जरिए सरकार के पास आता है, जो डेवलपमेंट में खर्च होता है, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ता है। बिल्कुल। एक दूसरी बात, जो सरकारी आयोजन होते हैं बड़े बड़े पैमाने पे, उनका जो खर्चा होता है वो भी काफ़ी महंगा होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सरकार को 1 साल संयम बरतना चाहिए और बड़े आयोजनों से परहेज रखना चाहिए, और जितना सादा और सिंपल तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं वो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर है। जिस तरह से कोरोना काल में सब चीज़ें वर्चुअल हुई, ऑनलाइन हुई, वो अभी भी हो सकती हैं। जब कोरोना अगर नहीं है लेकिन आप भीड़ इकट्ठी करेंगे, सारा ताम झाम जमाएंगे, तो हर चीज़ में पैसा खर्च होता है सरकारी, और वो पैसा सरकारी खर्च होता है, यानी जो जनता से लिए गए टैक्स का पैसा है, तो वही आप खर्च कर रहे हो, लेकिन उसका कोई लाभ जो है वो जनता को नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो राघव जी ने कहा है कि सस्ती लोकप्रियता से बचना चाहिए और ठोस दिशा में यदि कदम उठाना है तो मितव्ययता के साथ साथ जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे रोक लगाने की बात शिवराज जी ने कही थी पहले भी, बिल्कुल, उसको भी मुझे लगता है कि बहुत सख्ती से लागू करने की जरूरत है। ब्रजेश जी, सख्ती से लागू करने की बात है भ्रष्टाचार, लेकिन एक और चीज़ है कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो खनिज संपदा के मामले में हम बहुत कहें कि बहुत संपन्न है, वनोपज के मामले में संपन्न है, और हमारी जैसी खनिज संपदा हमने देखा कि उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी, और कई सारे राज्य इसका बहुत अच्छे बेहतर तरीके से उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी मध्य प्रदेश की पूरी खनिज नीति कुल मिलाकर रेत के आसपास ही सिमट कर रह जाती है, और उसमें भी कुछ चंद लोगों को फ़ायदा मिलता है। बाकी जो गौण खनिज हैं और या जो महंगे हैं, जैसे हमने देखे पन्ना की अगर हम बात करें कि हीरा खदानें हैं, या तमाम सारे ऐसे हैं, या अभी दमोह की बात हो रही है कि वहाँ गैस की संभावना है, तो आपको नहीं लगता कि सरकार, अगर आप इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं, तो इन जो संसाधन आपको प्राकृतिक रूप से मिले उनका सही से अगर दोहन हो जाए तो मध्य प्रदेश को भी फायदा होगा, यहाँ की जनता को भी फायदा हो? निश्चित तौर पर मनोज जी, जिस तरह से राघव जी कह रहे थे कि उस पर ज़्यादा सरकार को नहीं मिल पाता राजस्व, और जो अवैध खनन करता है, जो माफिया है, उनके पास चला जाता, चोरी हो जाती जो खनिज संपदा। जो सीमित संसाधन है हमारे पास, जैसे खनिज है आपके पास, तो खनिज से ले लो आप, और शराब से ले लो, शराब का भी ज़्यादा आप दाम बढ़ा दिए हैं, तो अवैध शराब ज़्यादा बिक रही है, दूसरे राज्यों से ज़्यादा आ रही है, तस्करी बहुत हो रही है, तो जो नुकसान राजस्व का हो रहा है, रजिस्ट्री जान माल का भी हो रहा है, जान माल का भी हो रहा है। तो आप वहाँ पे जो वो हो रहा है, अब अवैध जो तरीके से काम चल रहा है उस पर रोक लगा के आप अपना राजस्व बढ़ा सकते हो, दाम कम करके। इसी तरह खनिज का अवैध उत्खनन जो हो रहा है मनोज जी, पूरे प्रदेश में हम देखते हैं, कभी मुरैना से खबर आती है, कभी होशंगाबाद से खबर आती है, कभी भिंड से खबर आती है, तो जो खबरें आ रही अवैध उत्खनन हो रहा है, जो खदानें, जो राघव जी सही बात कह रहे थे कि जो खदानों में जिनमें रेत ही नहीं थी वो भी कमलनाथ सरकार में नीलाम हो गई। तो उन जगह पे रेत ही नहीं है तो वो निश्चित तौर पर नदी से अवैध उत्खनन करेंगे। जो अवैध उत्खनन कर रहे थे तो उससे राजस्व तो मिलने वाला नहीं है।
तो राजस्व आपको कम मिल रहा है, लेकिन रेत का परिवहन ज़्यादा हो रहा है, चोरी ज़्यादा हो रही है। यदि आप उस पर लगाम लगा लोगे, अबे शराब पे लगाम लगा लोगे, तो निश्चित तौर पर बढ़ेगा। जैसे कि कोरोना काल के बाद आपकी रजिस्ट्री ज़्यादा हुई ऐसा कहा जाता है, हालांकि वो कोरोना की वजह से भी रजिस्ट्रियाँ कुछ रुकी हुई थी जो बाद में हुई हैं, लेकिन 2% की जो छूट का भी महत्व था उसमें कि छूट मिल रही थी, अब वो छूट फिर से बहाल करने की एक मांग हो रही है। तो यदि वो भी होगी तो अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पेट्रोल डीजल में भी हमारे यहाँ महंगा है, शराब भी महंगी है और रजिस्ट्री भी महंगी है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, हम राजस्थान की बात करें, हम छत्तीसगढ़ की बात करें। मनोज जी, जैसे उत्तर प्रदेश जाते हैं, हमारे यहाँ से बहुत परिवहन तो होता ही सब, तो उत्तर प्रदेश में डीजल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, फिर मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हैं और मध्य प्रदेश में वो उतना ही सीमावर्ती राज्यों तक पहुंचने का ही पेट्रोल डीजल लेते हैं। तो यदि हम बेट पे कम कर देंगे, सामान हमारे वहाँ जितने में डीजल पेट्रोल मिल रहा है, तो हम जहाँ बिक्री ज्यादा बढ़ जाएगी तो नुकसान मुझे लगता है मिल जाएगा, कहीं ना कहीं नहीं होगा। सरकार को आंशिक रूप से फर्क पड़ सकता है, लेकिन ज्यादा नुकसान कहीं दिखाई नहीं दे सकता। और नए टैक्स की तो हम बजट में उम्मीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल की परिस्थितियां, बेरोजगारियां बढ़ी हैं, लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम हुई, जिस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण आया, तो 6% करीब 4,000 रुपए का नुकसान हुआ और गरीब आदमी के लिए तो एक बहुत बड़ी रकम है ये। बिल्कुल, तो नए टैक्स की तो संभावना कम है, लेकिन ज्यादा रियायत देने की संभावना भी नहीं दिखती है मनोज जी। हाँ, पेट्रोल डीजल पर, गैस पर कुछ वेट में कमी कर सकते हैं, जो राजस्व में छूट है वो दे सकते हैं, लेकिन सरकार का जो फोकस रहेगा, जैसे केंद्रीय मदों में, केंद्रीय से जो विभागों में ज्यादा राशि मिल रही है उन पर फोकस रहेगा, उद्योग पर फोकस रहेगा, कृषि पर फोकस रहेगा, छोटे छोटे उद्योगों पर। नगरीय निकाय के चुनाव को देखते हुए भी बजट में आपको ऐसा लगेगा कि कोई नया टैक्स न लगाएं, निकायों के लिए अलग योजनाएं हो सकती हैं उसमें, ताकि वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए। जैसे कि प्रकाश जी ने बताया और राघव जी ने बताया कि आपको लोक लुभावन योजनाओं से और उनसे फिजूल खर्ची से बचना होगा। यदि उसमें सरकार बचाती है तो जो जहाँ टैक्स की छूट देगी, आंशिक छूट देगी, जिससे लोगों में जो आक्रोश, जैसे कह रहे थे राघव जी, पनप रहा है, वो नहीं पनपेगा। मुझे लगता है सरकार उस दिशा में जरूर काम करेगी ताकि लोगों में आक्रोश न पनपे। और वो जिस तरह से हमने देखा है कि कृषि आंदोलन को लेकर पंजाब में जो लोगों का वो फड़ा आक्रोश हुआ और नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा और अकाली दल को नुकसान उठाना पड़ा, ऐसे कोई आक्रोश यहाँ नहीं पनपने देना चाहेगी सरकार। जिस तरह से वो 5 रुपये या तो कम करेगी, जिस तरह से वैट और टैक्स बढ़ाया है कमलनाथ सरकार ने, तो वो कह सकती है कि उनने बढ़ाया था, हमने घटा दिया, तो उसका फायदा लेने की कोशिश करेगी। फायदा लेने की बात तो भटनागर जी, लेकिन एक और चीज़ है कि इन सब के बीच में सरकार के पास और भी कई सारे ऑप्शन है। जैसे हमने माइनिंग की बात की है कि अगर उसको आप युक्त संगत कर लें तो वहाँ से आपको रेवेन्यू मिल सकता है। और एक बड़ी चीज़ है कि केंद्र सरकार तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत काम कर रही है। अगर हम भोपाल या मध्य प्रदेश में हाईवेज देखें तो उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बजट में उम्मीद है कि जो चंबल प्रोग्रेस वे, जो अटल प्रोग्रेस वे जिसका नाम किया, और नर्मदा एक्सप्रेस वे, इसकी बात हो रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 2-3 चीज़ें होंगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में सीमेंट की खदान जो कार्य वो हैं फैक्ट्रियाँ, वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनमें खपत बढ़ेगी, इसके साथ ही लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आपको लगता है सरकार कुछ एक रियायत दे दे तो इस सेक्टर में बूम आ जाएगा, खासतौर से मकान बनाने में और सड़क बनाने में। तो बड़े पैमाने पे स्टील का उत्पादन, उस इंडस्ट्री को फायदा होगा, सीमेंट इंडस्ट्री को फायदा होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर यदि सरकार क्रिएट करती है तो निश्चित तौर पे रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल, कई सारे काम बनेंगे, निर्माण कार्य होंगे, तो मजदूर से लेकर सब तरह की चीज़ें बढ़ेगी। जो आप सीमेंट कारखानों की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रियल एस्टेट पे सरकार ध्यान देती है तो उसका फ़ायदा निश्चित तौर पे पूरे मध्य प्रदेश को मिल सकता है, लोगों को मिल सकता है, रोजगार का एक साधन। दूसरी बात यह कि जितना आप कृषि कानूनों को लेकर जो हमने अभी आप बात कर रहे थे, बिल्कुल, तो वो उसका असर अच्छा है कि मध्य प्रदेश में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि दिग्विजय सिंह महापंचायत शुरू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है सरकार ने 4,000 रुपये, 6,000 रुपये वो दे रहे थे, 4,000 रुपये शिवराज सरकार ने बढ़ा के दे दिए। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि वो जो लोक लुभावन वाली बात है वो यही है कि आपको अब जी अगर मान लीजिए कल बजट के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं तो हम एक सीधा सा कयास ये लगाएंगे कि नगर पालिका और नगर निगमों के चुनाव इसलिए सरकार ने कम कर दिए। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा, अगर सरकार ने कम नहीं किया तो हम क्या अनुमान लगाएंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर सरकार को पैसा तो चाहिए। अब पैसा, दूसरी बात जो खनन के अपने आप में बहुत सारे साधन हैं, लेकिन उनसे अवैध कमाई ज़्यादा है। सरकार को जो राजस्व मिलना चाहिए उसकी बदले में जो अवैध कमाई है वो कई हिस्सों में बढ़ जा रही है। उस पर रोक लगाना बहुत महत्वपूर्ण है।
तो उसके अंदर कई सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो प्रभावशाली तबका है उसका है, और उसका इतना ताकतवर वो है अवैध खनन माफिया कि वो पुलिस पे हमले करने से, सरकारी हमले सरकार पर कोई हमले भी करने रहे, से कोई नहीं कोई चूकता है। हमें ना हानि तो कोई आप टाइप से। इससे मतलब अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितना ताकतवर है, बिल्कुल और सरकार उसके सामने कई बार बेबस नजर आती है। तो जब तक इन चीज़ों पे काबू नहीं होगा, वास्तविक मायने में आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के ऊपर तो एक सामान्य बात है, वहाँ कोई बेईमानी की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल तो वो सीधा सीधा सरकार के खाते में आ रहा है। लेकिन शराब में है, शराब के दाम आपने इतने बढ़ा रखे हैं तो वो MRP से ज़्यादा पे बिक रही है, भोपाल शहर में ही MRP से ज़्यादा पे बिक रही है, बिल्कुल तो उसका नुकसान हो रहा है सरकार को, और जो तस्करी की शराब बिक रही है वो भी नुकसान हो रहा है सरकार को। और दूसरी तरफ आप नारे लग रहे हैं शराबबंदी के, तो सरकार के सामने तो बड़ी दुविधा है। कायदे से इन्हें देशी शराब की दुकानें भी बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल राजस्व, शराब का राजस्व यदि बढ़ाना है तो कीमतें कम हो, आपको दुकानें भी बंद करना पड़ेगी, नई चालू करना पड़ेगी, प्लस नीति में भी बदलाव करना पड़ेगा। बिल्कुल तो मुझे लगता है कि सरकार का उससे भी रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन आप फालतू की बात करोगे कि शराब बंदी कर दो, तो जब शराब बंदी कर दोगे तो आपको इतना और घाटा हो जाएगा। और दूसरी बात, जो आप लगातार मित व्यथा कि हम लगातार बाजार से कर्जा उठा रहे हैं, बिल्कुल मतलब कोई शिवराज सरकार आने के बाद, उसके पहले कमलनाथ, उसके पहले जब वित्त मंत्री जयंत मलैया थे, तो हम लंबे समय से देख रहे हैं कि सरकार 2 लाख के पार, हमारा 2 लाख करोड़ के पार हमारा मध्य प्रदेश अब का तो कर्जा 13,000 है। करोड़ ज्यादा लेने की अनुमति मिल गई है केंद्र से। GST के एवज में। हाँ, चलिए, अब लेकिन अब समय और इजाज़त नहीं दे रहा था, लेकिन उम्मीद की जाना चाहिए कि सरकार शायद मिडिल क्लास की भी सुध ले, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो लगभग विसरा ही दिया था। राज्य सरकार से लोगों को पूरी उम्मीद है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पे आम बजट जो है, हम अपना बजट उसका नाम दिया तो शायद क्योंकि आम लोगों की अपेक्षा जुड़ी है। अब चूँकि GST के बाद अब वेट के कारण बहुत ज़्यादा गुंजाइश सरकारों के पास बची नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद की जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार जो पड़ोसी राज्यों से ही कम से कम कुछ से सीख ले कि किस प्रकार वहाँ पर शराब की दामों की बात करें, हम पेट्रोलियल डीजल पदार्थों की बात करें, गैस की बात करें, और ख़ासतौर से रजिस्ट्रियों की बात करें, तो ये कुछ ऐसे सेक्टर है जो आम जनता से सीधे जुड़े हैं। अगर इनमें थोड़ी भी राहत मिलती है तो एक आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत ये साबित हो सकती है। और एक ऐसे दौर में जबकि हम पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो खाद्यान्न है, जो तेल है, खाने का तेल है, उसके दाम भी आसमान को छू रहे हैं। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि शिवराज मामा के पिटारे से इस आम जनता के लिए भी कुछ नई सौगात निकलेगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।